गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सीताराम जाट, सेंट एसन पब्लिक स्कूल अलीगढ़। कैसे हो आप? लॉकडाउन चल रहा है, 2.5 महीने से ज़्यादा आपको मौज मस्ती करते हुए हो गए। अब स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं, चल रही हैं। मैं पहली क्लास लेकर, हिंदी की पहली क्लास लेकर आपके सामने हूँ। आज का अपना टॉपिक रहेगा भाषा और व्याकरण। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं, व्याकरण को ग्रामर। भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो कि मनुष्य समाज में रहता है। समाज क्या है? अपना सबसे पहले समाज की एक छोटी इकाई परिवार है। फिर बहुत सारे परिवारों से मिलकर एक समाज बनता है। समाज में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। समाज में जितने भी काम मनुष्य करता है उसमें भाषा की जरूरत होती है। भाषा मतलब बोलना पड़ता है, एक लैंग्वेज की जरूरत होती है। हम हिंदी बोलते हैं, कुछ उर्दू बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, ये बहुत सारी भाषाएं हैं। तो समाज में रहकर काम करने के लिए बोलना कितना जरूरी है। छोटा बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही सबसे पहले वह रोता है, दूध पीता है माँ का, फिर सो जाता है। 20 घंटे सोता है, दूध पीता है, फिर सो जाता है, रोता है। और रोते हुए बच्चे को देखकर माँ समझ जाती है कि बच्चा भूखा है, दूध पिला देती है, फिर सुला देती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, 4 महीने का होता है। धीरे धीरे पहले जिस एनवायरनमेंट में, जिस वातावरण में बच्चा बड़ा होता है, उसी वातावरण में जो भाषा बोली जाती है वो बच्चा धीरे धीरे सीखता है। पहले बच्चा धीरे धीरे कुछ शब्द सीखता है, पापा, मम्मा, खाना। और जो बच्चा बड़ा होता है उसके शब्दों का संग्रह है, उसकी शब्दावली, उसका शब्दकोश और बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वह एक भाषा को सीखने लग जाता है। जो बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग गूंगे होते हैं, जन्म से बोल नहीं पाते। ऐसे लोग भी बातचीत करके समाज में अपना काम चलाते हैं। प्यास लगती है तो वो इस प्रकार से संकेत करते हैं, भूख लगती है तो इस प्रकार से पेट की ओर इशारा करते हैं। समाज में वो भी अपना काम करते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते किसी विकार के कारण, और वो संकेतों से अपना काम चलाते हैं। तो भाषा जरूरी है समाज में। कोई भी काम निष्पादित करने के लिए, संपन्न करने के लिए हम मम्मी से बोलते हैं, पापा से बोलते हैं, दूध ला दो मम्मा, और इस प्रकार के बहुत से काम भाषा के द्वारा हम करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों को जानता है। अपने विचार वह प्रकट करेगा, सामने वाला सुनेगा, फिर वो अपने विचार प्रकट करेगा। ये विचार एक ही भाषा में होंगे। सामने वाला यदि हिंदी भाषा में बात कर रहा है तो वो हिंदी भाषा में। ऐसे विचार प्रकट नहीं होते कि एक हिंदी में कर रहा है, एक इंग्लिश में कर रहा है, एक उर्दू में कर रहा है, एक फ्रांसीसी में कर रहा है। ऐसे नहीं होता। जिस समाज में मनुष्य रहता है और जिस वातावरण में जिस भाषा को सीखता है उसमें अपने विचार मनुष्य प्रकट करता है। सामने वाला सुनता है, फिर अपने विचार और भाव प्रकट करता है, और ये जो माध्यम है वो भाषा कहलाती है। ये भाषा की परिभाषा हो गई। यहाँ है बोली।
कई बार क्या होता है कि हम यहाँ तक कि बड़े लोग भी भाषा जो अनपढ़ है भाषा और बोली को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये भाषा और बोली अलग अलग हैं। बोली की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्र में। अब भाषा और बोली में अंतर को समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाषा एक अलग चीज है, बोली एक अलग चीज है। भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें लाखों करोड़ों में उस भाषा के बोलने वाले होते हैं। बोली एक सीमित स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का अपना व्याकरण होता है, बोली का अपना कोई व्याकरण नहीं होता। भाषा का अपना मानक रूप होता है, यानी शुद्ध रूप होता है। बोली का इस प्रकार कोई मानक रूप नहीं होता। यानी ये विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है भाषा, बोली सीमित क्षेत्र। जैसे कुछ बोलियों के नाम याद रखे हैं, अंग्रेजी, हिंदी, ये अंतरराष्ट्रीय भाषाएं हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। बोली में भोजपुरी, बिहार में एक क्षेत्र है भोजपुर, उसके आसपास में ये बोली बोली जाती है। इसको हम भाषा नहीं कह सकते क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित है। बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के आसपास के एक सीमित क्षेत्र में बुंदेली भाषा बोली जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उस बुंदेलखंड अंचल के इलाके को लेकर उनसे संबंधित एक राष्ट्रीय कविता लिखी थी। बुंदेले हर गोलू के मुँह सम हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर गोलू के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो बुंदेलखंड का ऐसा क्षेत्र था उत्तर प्रदेश में। जब ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी तब अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय भावना थी, लोग जागृत हो रहे थे। जब्त करने से क्या हुआ उस कविता को? ये तो बुंदेलखंड क्षेत्र के हर मुँह जबानी याद थी लोगों को। तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उस क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली ये भाषा बुंदेली कहलाती है। भाषा नहीं, बोली। भाषा का क्षेत्र विस्तृत है, ये बुंदेली बोली है, भोजपुरी बोली है, क्योंकि सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अब अपने राज्य राजस्थान से संबंधित कुछ बोलियां हैं। राजस्थानी ये तो भाषा हो गई, लेकिन इस राजस्थानी जो इतना बड़ा प्रदेश है उसमें भी अनेक बोलियां बोली जाती हैं। मारवाड़ी, जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है, तो वो भाषा वहां मारवाड़ी, भाषा नहीं बोली सॉरी। मेवाड़ी, उदयपुर का जो क्षेत्र है उसके आसपास वहां ये मेवाड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ी, जयपुर के पास में एक ढूंढ, प्राचीन काल में कई सैकड़ों वर्ष पहले एक टीला था जिसका नाम था ढूंढ। और इस जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में, जिसमें अपना भी क्षेत्रीय दरवाजा आ जाता है, यहाँ तक सीकर का भी आ जाता है थोड़ा बहुत अंचल, क्योंकि जयपुर का जो इलाका है वो ग्रामीण इलाका, आगे जाके तक जयपुर ग्रामीण कोटपुतली तक जाता है। तो जयपुर और ढूंढ जो टीला था उसके आसपास का क्षेत्र, वहां ढूंढाड़ी बोली जाती है। हाड़ौती, कोटा बूंदी, वो हाड़ौती क्षेत्र है, वहां हाड़ौती बोली जाती है। मालवा क्षेत्र है जो गुजरात के समीप नीचे की ओर स्थित है, वहां मालवी बोली जाती है। तो ये बोली है। अब आप समझ रहे होंगे कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, बोली सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में। भाषा का अपना व्याकरण होता है, बोली का अपना कोई व्याकरण नहीं होता। भाषा का अपना मानक रूप है, बोली का अपना कोई मानक रूप नहीं होता। ये बोली मैंने इसलिए समझा दिया कि इसमें कंफ्यूजन के दौरान हम भाषा और बोली को एक समझ लेते हैं। भाषा की बात हो गई। अब इस भाषा के दो रूप होते
भाषा के दो रूप हमारे मुख्य रूप से, भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा जिसको स्पोकन लैंग्वेज कहते हैं, SPOKENLANGUAGE। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, स्पोकन लैंग्वेज। मौखिक में मूल शब्द है मुख, और इसमें इक प्रत्यय लग गया। इक प्रत्यय लगने के कारण जो ऊ है, ऊ स्वर है, वो औ में बदल गया। ये कुछ 8-9 नियम है एक प्रत्यय के, लेकिन आप इतना समझो कि मौखिक में एक प्रत्यय लगा, लेकिन मूल शब्द है मुख, अर्थात मुख द्वारा बोली जाने वाली भाषा। भाषा का एक रूप मौखिक भाषा, स्पोकन लैंग्वेज, यानी मुख द्वारा बोलकर हमें अपने विचार प्रकट करें, वो हो गई मौखिक भाषा। दो व्यक्तियों के बीच बातचीत, जब दो आदमी बातचीत कर रहे होते हैं तो वो मौखिक भाषा का एक पहला रूप हो गया, क्योंकि वो मुख से कर रहे हैं। समाचार वाचन, टेलीविजन में हम समाचार सुनते हैं तो एक समाचार वाचक समाचार पढ़ता है, वो भी अपने मुंह से बोल रहा था, मौखिक भाषा का एक रूप हो गया। ये उदाहरण है मौखिक भाषा के, जैसे दो व्यक्तियों के बीच आपसी बातचीत, समाचार वाचन। वाद विवाद, विद्यालय में कई बार वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, दो विद्यार्थी उसमें भाग लेते हैं, मंच पर चढ़ते हैं और विषय को लेकर एक पक्ष में एक विपक्ष में वाद विवाद करते हैं। तो वो भी किससे करते हैं? मुंह से करते हैं, यानी मौखिक। कहानी सुनाना, कहानी सुनना और सुनाना, हम दादी से नानी से कहानी सुनते हैं, बड़े चाव से कहानी सुनते हैं, बैठ जाते हैं 5-4 बच्चे, दादी में कहानी सुनाओ, नानी की कहानियां तो प्रसिद्ध हैं, नानी में कहानी सुनाओ, और 8 बच्चों को लेकर नानी बैठ जाती है और कहानी सुनाती है। नानी किससे सुनाती है? मुख से सुनाती है। भाषण, इसी प्रकार से भाषण इत्यादि ये मौखिक भाषा के रूप हैं। दूसरी है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। लिखकर अपने भाव व्यक्त करते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे सड़क किनारे लगे बोर्ड, सड़क के किनारों पर बहुत से बोर्ड लगे रहते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लिखकर उस बात को मतलब रिटन हो रहा है सारा काम, लिखकर हम विचार व्यक्त कर रहे हैं। बोर्ड पर, सड़क पर कई बोर्ड और लगे रहते हैं, आगे विद्यालय है, धीरे चले। सड़क के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े विज्ञापन लगे रहते हैं, सेंट एसन स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसका परीक्षा परिणाम 100% रहा। बड़े बड़े होर्डिंग, बहुत बड़े होर्डिंग, उसमें भी लिखकर अपने विचारों को व्यक्त विद्यालय कर रहा है। समाचार पत्र, समाचार पत्र हम पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उसमें सारी बातें, सारे समाचार लिखे हुए होते हैं। पुस्तकें हैं, दुकानों पर लिखे नाम, बाजार में बहुत सी दुकानें होती हैं, सबके अलग अलग नाम लिखे होते हैं। गोयल ब्रदर्स, जोशी ऑयल मिल, अपने अजीजगढ़ में जोशी ऑयल मिल, जबकि वहां लिखा है मिल, वहां शुद्ध लिखा है। जो तेल निकालने की दुकान है अपने, जोशी ऑयल मिल, मिल यानी कारखाना, चाहे वो तेल निकालने का हो, चाहे वो और किसी चीज का उत्पादन करने का, वो होता है मिल, जोशी ऑयल मिल। मील नहीं, ये तो मील तो दूरी का प्रतीक हो गया, 7 मील दूरी पर मेरा घर है। इस प्रकार से दुकानों पर भी शाम चाट भंडार, रंगीला कुल्फी भंडार, ये सारे लिखे हुए, यानी लिखकर अपने विचार है। कुल मिलाकर ये भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा
और लिखित भाषा। भाषा की बात हो गई। अब दूसरा अपना इसमें शब्द है व्याकरण। भाषा की बात हो गई, भाषा की इतनी ही बात हमें समझनी है। व्याकरण, व्याकरण हिंदी की आज पहली क्लास है, व्याकरण पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले भाषा, भाषा अपनी हिंदी है, हिंदी की व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा के बारे में समझ लिया, भाषा क्या है, भाषा के दो रूप हैं। अब ये भाषा और व्याकरण में गहरा संबंध है, गहरा जुड़ाव है आपसी। कोई भी भाषा है, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से व्याकरण होती है। हिंदी भाषा हिंदी की व्याकरण, अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी की व्याकरण, उर्दू भाषा उर्दू की व्याकरण, पंजाबी भाषा पंजाबी है। इस प्रकार से प्रत्येक भाषा की अपनी व्याकरण होती है। हम भाषा को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम उस भाषा का व्याकरण नहीं समझ लेते। इसलिए भाषा और व्याकरण में गहरा संबंध है, गहरा जुड़ाव है। किसी भी भाषा में दक्षता हासिल करनी है तो उस भाषा की व्याकरण हमें पढ़नी पड़ेगी। इसलिए ये एक ही अलग ही वाक्य कि भाषा और व्याकरण में गहरा जुड़ाव है, गहरा संबंध होता है। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सीख सकते हैं। तीन चीजें हमें व्याकरण सिखाती है। शुद्ध बोलना सीखेंगे। शुद्ध बोलना सीखने के लिए हमें भाषा के वर्ण, अक्षर, स्वर, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कहां से कितना, आधा अक्षर कैसे बोला जाता है, हलंत क्या है, ये सारी चीजें शुद्ध बोलने के लिए व्याकरण के वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, इनको यदि हम पढ़ेंगे तो शुद्ध बोलना सीख जाएंगे। जब शुद्ध बोलना सीख जाएंगे तो फिर शुद्ध पढ़ना भी आ जाएगा और फिर अंत में हम शुद्ध लिख भी सकते हैं। तीनों काम बढ़िया तरीके से जब होगा जब हम हिंदी भाषा में हिंदी की व्याकरण को पढ़ेंगे। हिंदी की व्याकरण को सही ढंग से पढ़ेंगे तो हमें शुद्ध उच्चारण करना आएगा, यानी शुद्ध बोलना आएगा, शुद्ध पढ़ना भी आ जाएगा और अंत में लिखना भी आ जाएगा। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में दो बातों पर अपनी चर्चा हुई। भाषा क्या है, भाषा के दो रूप। व्याकरण क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। ये आज की क्लास की अपनी बात पूरी। अब अगली क्लास में, क्योंकि हम व्याकरण पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये हिंदी भाषा के व्याकरण पढ़ रही है, तो थोड़ा सा हिंदी के बारे में और जान लेते हैं, फिर व्याकरण स्टार्ट कर देंगे। वर्ण विचार, वाक्य विचार, ये सारे की बाद में स्टार्ट कर देंगे। लेकिन थोड़ी सी जानकारी यदि हिंदी की हम हासिल कर लेते हैं कि ये हिंदी शब्द आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना, ये कोई हजारों वर्षों की प्रक्रिया है और ये बहुत बड़ी भाषा है। बहुत से लोग इसको बोलते हैं। कौन से स्थान पर पहली भाषा बोली जाती है, हिंदी का कौन सा स्थान है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से आया, ये थोड़ी सी हिंदी शब्द की उत्पत्ति और इसके बारे में थोड़ा सा अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब ये तो शुरुआत है, ये मानो आप व्याकरण की शुरुआत है, जिसमें हमने सबसे पहले भाषा के बारे में उसके दो रूप पढ़े और व्याकरण की परिभाषा पढ़ी। और व्याकरण में अभी एक एक चीज चलेगी, वर्ण विचार चलेंगे, शब्द विचार होगा,
वाक्य विचार होगा। लेकिन इनको पढ़ने से पहले, इनको शुरू करने से पहले एक बार हिंदी की थोड़ी सी जानकारी जरूर अगली क्लास में हासिल करेंगे। धन्यवाद।